आज की क्लास में पहले सीखेंगे कि व्हाट आर द लूज आइटम्स इन योर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तो हम बाद में सीखेंगे। पहले देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से लूज आइटम होते हैं। अच्छा सुनो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया। ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस चलते हैं और डायरेक्ट इनकम जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या जाती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम चली जाती है। तो जो आपको हैंड आउट दिया हुआ है ना, उसमें से भी आऊंगा पहले मैं, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस शीट के बचे हुए पार्ट को। द जस्ट होल्ड ऑन। अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि एक बार हैंडआउट्स खोल लीजिए पहले, जो बड़े वाले नोट्स हैं 10 पेज के 8 पेज वाले, उनको खोल लीजिए पहले। आप पेज नंबर 6 पे आइए। आपको दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है पेज नंबर 6 पर, जल्दी से देखिए एक बार। पेज नंबर 6 देखिए फटाफट से। पेज नंबर 6, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में दिख रहा है सेल्स, रिटर्न, स्क्रैप सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और लॉस। आइए जरा अगले पेज पे चलते हैं थोड़ा सा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का लंबा चौड़ा फॉर्मेट दिख रहा है? कैन यू सी दैट फॉर्मेट? नेक्स्ट पेज पर दिख रहा है? बेटा अगले पेज पे चलो ना अब। हाँ, दिख रहा है? कैन यू सी दैट? ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, जिसमें आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम पूरी लंबी चौड़ी दिखा रखी है। और इसके बाद नीचे चलेंगे आप, तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा है। कैन यू सी द बैलेंस शीट फॉर्मेट? ठीक है। तो ट्रेडिंग के आइटम, प्रॉफिट लॉस के आइटम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट वाले आइटम। ठीक है, तो इन नोट्स को बंद करेंगे और जरा बैलेंस शीट वाले आइटम की तरफ चल लेते हैं। दूसरे वाले पे चलते हैं अब। ये वाला ऑनलाइन में दिख पा रहा है सबको? ये वाला पेज नंबर 2। यस सर। इसको नहीं, दूसरे वाले को लेके चलिए, दूसरे वाले को। इसको बंद कर लीजिए। सिंगल शीट बेटा, जो सिंगल शीट थी, टेक दैट सिंगल शीट। ये वाली, ये वाली है या नहीं है? एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें दिखेंगी आपको, वो देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका डिस्कशन। करंट एसेट्स, वो एसेट्स होती है करंट एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन 12 मंथ, उन्हें करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। कैश इन हैंड इंक्लूडिंग पेटी कैश है, बैंक या बैंक डेबिट या कैश एट बैंक है, ट्रेड या अकाउंट रिसीवेबल्स, इसके अंदर सन्ड्री डेटर आते हैं, डेटर आते हैं, बुक डेट भी होते हैं। सन्ड्री डेटर का दूसरा नाम बुक डेट होता है। कई बार जब क्वेश्चन आएगा तो बच्चे पूछे सर बुक डेट क्या है? बुक डेट इसी को कहते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, क्रूड इनकम, मतलब वो इनकम जो ड्यू से लेकर नहीं मिली थी, आपके लिए करंट असेट्स है। एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये सारे क्या होते हैं आपके? एडवांस की कैटेगरी के जाते हैं, ये भी करंट असेट्स की कैटेगरी में जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स, ये सारे के सारे आप क्या मान के चलते हैं? करंट असेट्स लेके चलते हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको सेटल करनी होती है, इसलिए उसी कैटेगरी के अंदर डालते हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल में टीचर क्या बोलते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाइए, करंट और नॉन करंट की हेडिंग बना के चलिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन गिवन है उसी ऑर्डर में चलिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा करंट नॉन करंट की कैटेगरी में, उसके बाद में फिर आपको कैटेगराइज नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि दैट दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यू शुड नो व्हाट इज दैट। प्रैक्टिकली डोंट डू दैट। लेकिन अगर आपके स्कूल में बोले तो आपको, किसके स्कूल में बोला है? तुम्हारे स्कूल में? ओह थैंकफुली। नॉन करंट एसेट्स में चले आते हैं आप जरा नीचे की तरफ। नॉन करंट वो एसेट्स होती हैं विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल या आफ्टर 1 ईयर। बिजनेस स्टडीज में जब हम करंट या नॉन करंट बोलते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? बिजनेस स्टडीज क्या कहती है आपसे, अगर आपने देखा होगा बिजनेस स्टडीज में, वो कहते हैं कि लोन है, मान लो लायबिलिटीज है, वो कितने तरह की होती है? वो 3 तरह की होती है। शॉर्ट टर्म,
एक साल के अंदर अंदर। मीडियम टर्म 1 साल से 5 साल की। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा की। अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। 1 साल से कम करंट, 1 साल से ज्यादा नॉन करंट, कोई मीडियम टर्म नहीं होता यहाँ पर। तो बिजनेस स्टडीज वाली थ्योरी को यहाँ मत अप्लाई करना प्लीज आप। ठीक है, इसका बिजनेस स्टडीज वाली थ्योरी को यहाँ अप्लाई नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। होल्ड करिए जरा, डॉक्यूमेंट निकाल लूं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज। आपने दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद लिया, आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना वाला। अच्छा। लोन लोन डेबिट। लोन डेबिट का मतलब है आपने किसी को लोन दिया है या लोन लिया है। जब हम किसी को देते हैं एसेट्स होते हैं, डेबिट वाला लोन। ठीक है, लोन गिवन टू एक्स वाई जेड लिमिटेड ऐसा करके बोला। प्रीशियस एसेट्स याद करो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शायद खरगोश कपूर को नचाया, 4 करोड़ लिया, 1 करोड़ यूज हो गया, 3 करोड़। Sorry। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स, ये भी इसी कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि विद इन अकाउंटिंग ईयर तो सेलेक्ट होना होता है, सेटल होना होता है उसको। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या है? लूज टूल्स, स्टोर स्पेयर्स। बेटा एक बात समझना, जब हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे ना अगले साल, तो ये जो है इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में और किसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप में, इन्हें टेंजिबल एसेट्स का पार्ट बना के रखते हैं। इक्विपमेंट्स, क्या होते हैं इक्विपमेंट्स आपके? मशीनरी को इस्तेमाल करने वाले जो टूल्स होते हैं उनको इक्विपमेंट कहते हैं आपको। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स। हॉर्सेज एंड कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी। लाइव स्टॉक, कुत्ता गधा घोड़ा बकरी, जो भी आप क्या करते हैं बेचने के पर्पज से होता है ना, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री फार्म है, फिशरीज है, नहीं होता वो वाला। इसके अलावा व्हीकल्स है, मोटर कार है, डिलीवरी वैन है। इसके बाद क्या है? रेलवे साइडिंग, रेलवे वैगन से रेलवे कंटेनर्स। भाई रेलवे वैगन रेलवे कंटेनर तो समझ में आता है, रेलवे साइडिंग्स क्या होते हैं जरा समझते हैं। बताऊं क्या होता है, मालूम है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज रेलवे साइडिंग्स? कोई बताएगा? नहीं। आओ देखें जरा। क्या कोई दिल्ली में राजघाट की तरफ कभी गया है? राजघाट की तरफ दिल्ली, राजघाट, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, राजघाट में, है ना? है सुप्रीति? किसकी समाधि है वहां पर? नहीं पता? अबे गांधी जी की समाधि है राजघाट में। कि पीछे से कोई कह रहा हाँ हाँ, वो कह रही हाँ हाँ, आकांक्षा बोली। अच्छा चलो, राजघाट में ये कौन है भाई ये? जो समाधि है वो किसकी है? महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है। अब नहीं पता? वो जगह जहाँ उनका क्रीमेशन करा जाता है उसको रेख क्या मेमोरियल बना देते हैं, वो है। उसी के पड़ोस में किसान घाट है, उसी के पड़ोस में क्या कहते हैं, 2 3, मतलब वो जो राजघाट वाला एरिया से बहुत सारे लोगों की समाधियां हैं। तो चलते हैं जरा देखें। अब क्या आपने देखा होगा ना, इंटरनेशनल डिग्नेटरीज जब आते हैं तो राजघाट जाते हैं, बहुत सारे उनको उनको फूल मालाएं अर्पण करते हैं, उस तरह से चलता है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर है, रेलवे साइडिंग्स क्या होता है जरा समझिए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन सुना होगा किसी ने? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन सुना होगा? लाल किला के थोड़ा सा 1 किलोमीटर की दूरी पे पुरानी दिल्ली स्टेशन है। ठीक है। और उससे करीब करीब 5 6 किलोमीटर आगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ऐसा करके एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी है, तो नया नया बच्चा बच्चा सा है। तो अब जब समझिए आप कि राजघाट पर एक थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? जो हीट से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हीट चलाने के लिए क्या करते हैं? कोयला यूज करते हैं, कोल से चलता है वो। ठीक है जी। अब कोयले की सप्लाई दिल्ली में तो होती नहीं, कोयला तो झारखंड रांची वांची पता नहीं कहाँ से ट्रेन से आता है। अब ट्रेन से कोयला पहले न्यू ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाए, फिर ट्रकों में वो कोयला लाद के फिर कहाँ पर आएगा? प्लांट में आएगा। तो उससे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। आपको तो ट्रक के ट्रक हायर करने पड़ेंगे, और इतनी लंबी रेलगाड़ी कैसे खाली करोगे उसको? तो क्या कर रखा है ये जो प्लांट वाले हैं, इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइन जो आती है ना सीधी, जो जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, उस रेलवे लाइन से इन्होंने अपनी लाइन बनाई है, ऐसे अपनी लाइन प्लांट की तरफ निकाल के लिया है, ऐसे लाइन। और ये इनका क्या है? पावर प्लांट है। यहाँ यहाँ से इस पावर प्लांट से इनका धुआं निकलता है, इस पावर प्लांट में यहाँ पर थर्मल पावर प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, किस रेलगाड़ी में कोयला आ रहा है, वो रेलगाड़ी यहाँ से आती है सीधी, बजाय कि ये ओल्ड दिल्ली, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के, ये कहाँ चली जाती है? ये इस तरफ से यहाँ इस पटरी से मुड़कर यहाँ आ जाती है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, वो रेलवे पटरी है, उससे रेलवे को डायरेक्शन मोड़ने के लिए आपकी रेल की पटरियां बिछी हुई हैं,
और वो रेलवे लाइन से यहाँ पर करीब करीब 6 या 7 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इस थर्मल पावर वाले ने क्या करा, रेलवे से और लोकल गवर्नमेंट से जमीन खरीदी, और उस जमीन पे क्या कर दिया, रेलवे की पटरियां बिछा दी। और वो रेलवे की पटरियां क्या कर रही हैं, थर्मल पावर प्रोड्यूस करने के लिए कोयला कहाँ लेके आती हैं, इस थर्मल पावर प्लांट में लेके आती हैं। तो वो रेलवे पटरी से जो ये साइड शुरू हो रही है, ये जगह शुरू होती है, इसको रेलवे साइडिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेलवे साइडिंग्स। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रेलवे का हो, तो रेलवे को किराया देना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो खरीद लेते हैं इस जमीन को। मतलब वो जमीन का टुकड़ा जिसमें रेलवे की पटरी बिछी हुई है, वो ये खरीद लेते हैं और वहां अपनी पटरी बिछाते हैं। और फिर वो रेल की पूरी रेलगाड़ी कहाँ जाती है, कंपाउंड में आती है, वहां पर इनके मजदूर उसे खाली करते हैं, बिल्कुल अपने गोडाउन में, स्टोरेज में, और फिर रेलगाड़ी वापस चली जाती है। इसे रेलवे साइडिंग्स बोला जाता है। ठीक है। और जिस रेल, आपने देखा होगा ना, मालगाड़ी में कंटेनर होते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, इनके ये जो होते हैं, आपकी जो कंपनियां होती हैं, उनके कंटेनर भी अपने होते हैं। जैसे शिपिंग कंपनी के कंटेनर अपने होते हैं, या मैं बोलूं कि जो होता है ना, कंटेनर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो नाम ही एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है। आपने जैकी चैन की फिल्म देखी थी मेडेलियन? मेडेलियन में होता ही यही है कि एक कंटेनर को पानी में डुबा दिया जाता है, उसमें एक बच्चा होता है जिसके अंदर बहुत डिवाइन पावर्स होती हैं, और एक मेडेलियन होता है जिसके अंदर बहुत पावरफुल पावर्स छुपी हुई रहती हैं। और कंटेनर बहुत सारे आते हैं, अब अगर आप देखेंगे कंटेनर के एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। तो रेलवे के कंटेनर हो गए, रेलवे की साइडिंग इसको कहते हैं, ये आपके लिए एसेट्स है। आगे बढ़ते हैं। लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम होता, तो वो मतलब बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और आगे चलते हैं। सो यू गॉट इट, रेलवे साइडिंग्स, रेलवे वैगन्स, रेलवे कंटेनर्स, इज इट क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड, फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, ये भी ठीक है। प्रीमाइसेस एंड बिजनेस प्रीमाइसेस, ये सब आपकी क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की तरफ चलें जरा। पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूले, कॉपीराइट, रेसिपी, गुडविल, ये सब क्या आपके हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। चलिए लायबिलिटी पे चलते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बैंक क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। ट्रेड और नोट्स पेबल आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेबल। लेकिन अगर इनपुट से आउटपुट ज्यादा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और आउटपुट आईजीएसटी, दैट पॉइंट इज हियर। एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम, कोई व्यक्ति आपको एडवांस कमीशन दे जाता है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं नहीं भाई अगली बार देना, एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल आप उसको नोट कर लोगे। लेकिन क्या बोल के नोट करोगे उसे, एडवांस इनकम बोल के। एडवांस इनकम इज व्हाट, करंट लायबिलिटी दैट यू हैव टू सेटल विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। नॉन करंट लायबिलिटी में आ गए लोन क्रेडिट। लोन डेबिट क्या था, नॉन करंट एसेट्स था, लोन डेबिट क्या आ गया, लायबिलिटी। या लॉन्ग टर्म लोन, लोन टेकन फ्रॉम एक्स वाई जेड। मॉर्गेज क्या होती है, मॉर्गेज होते हैं, कोलैटरल्स होती हैं, जो आपकी लायबिलिटी होती है, जिनके अगेंस्ट आपने अपनी कोई एसेट्स क्या कर रखी हो, मॉर्गेज कर रखी हो। जैसे मान लिया जाए कि गर्वित जो है किसी बैंक से लोन लेता है 5 करोड़ का, और बदले में अपनी एक फैक्ट्री जिसकी कीमत 7-8 करोड़ रुपए की है, उसको मॉर्गेज करवा देता है। एसेट्स तो एसेट्स में पड़ी रहेगी, लेकिन ये लोन सिक्योर लोन कहलाएगा। अगर ये पैसा नहीं भरेगा तो बैंक क्या कर देगा, इसको मॉर्गेज को क्या करेगा, ऑक्शन कर देगा, नीलाम कर देगा, और अपने पैसे की वसूली कर देगा। दैट हैपेंस हियर। चलते हैं आगे। रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा था ना प्रोविजन रिजर्व वाले चैप्टर में, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रोविजन, देखो बेटा, प्रोविजन ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी लॉन्ग टर्म में डाला हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या होते हैं, प्रोविजन होते हैं आपके। और फिर आप जानते हैं कैपिटल, अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था ना, कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जुड़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ती है, नेट प्रॉफिट जुड़ता है, ड्राइंग्स माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है, लॉस माइनस होता है। और अगर इनकम टैक्स है तो उसको भी ड्राइंग मानते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो उसको भी ड्राइंग्स मानते हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। तो हमने सारे के सारे आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के देखे। अब ये जो आपके पास चीजें आई हैं, जो भी आपने पढ़ा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा क्वेश्चन करने में, वो हम सीखेंगे अभी। इसके नीचे देखेंगे पेज, लास्ट पेज के नीचे, सबसे नीचे देखो अभी, तो दूसरी शीट मत निकालिए, इसी को काम चलाइए। हाँ यही वाली, सबसे नीचे आपके सामने 5 या 6 फॉर्मूले दे रखे हैं। दे रखे हैं फॉर्मूले, पहले इन फॉर्मूलों को सीखेंगे, इन फॉर्मूलों के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम बड़े क्वेश्चन में आएंगे जहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है,
ये फॉर्मूले कैसे डेवलप हुए हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, और इनका प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल होता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है फॉर्मूले वाले 1 मार्कर या 3 मार्कर के आएंगे। 3 मार्कर क्वेश्चन भी तो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। चलिए, ये फॉर्मूले देखते हैं कि कैसे बनेंगे, एक एक करके देखते हैं। वो अपना प्रोसेस फर्दर आगे देखें। सबसे पहले हमारे पास आती है नेट सेल्स। सबसे पहले आती है क्या? नेट सेल्स। अभी नोट मत करना, पहले देख लेना। नेट सेल्स। नेट सेल्स में से माइनस करता हूं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिर्फ देखना है इसको, बस अभी अभी नोट मत करना। तो हमारे पास निकल कर आता है क्रॉस प्रॉफिट। सिर्फ देखना बेटा इसको, अभी लिखना मत इसको, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है इसको। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करिए तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे। ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ ना, 12th में 3 चैप्टर में इस्तेमाल होता है। अभी जो आपके सीनियर है ना, उससे पिछले चैप्टर में लास्ट टॉपिक चला था, उसमें भी यही सिखाया था मैंने इन लोगों को। इसका इस्तेमाल होता है हर जगह पर। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या निकल कर आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे तो क्या निकल कर आया? नेट प्रॉफिट निकल कर आया। कितना आया? नेट प्रॉफिट निकल कर आया। ये निकल कर आया। ये स्ट्रक्चर है। आपके जो क्वेश्चन 11th क्लास में इसी क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। अब जरा एक एक करके चीजों को समझते हैं कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखें आप लोग कि एक पहला फॉर्मूला हमने क्या बनाया? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि किसके बराबर है बताइए? अगर वहां देखूं तो बताइए किसके बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट? नेट सेल्स माइनस नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर है। ठीक है जी। जहां पर नेट सेल्स का मतलब क्या है? नेट सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यहां तक ठीक है? टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा तो यही होगा। और जहां पर टोटल सेल्स का क्या मतलब है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होता है। तो यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमने नेट सेल्स का पता लगा लिया, हमने टोटल सेल्स का पता लगा लिया। दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आपके सामने, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे निकलता है देखें जरा। ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे निकलता है। याद आ रहा है फॉर्मूला? बचपन में सिखाया था, एडजस्टेड परचेज के टाइम पे सिखाया था, कई बार इस फॉर्मूले को हमने इस्तेमाल करा था। ठीक है। ओपन देखो, इसे समझना कैसे समझते हैं, इसका लॉजिक समझिएगा कि क्यों हम इसको माइनस कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को। जरा समझना। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक और चीज समझिए जरा। इसको मैं बाद में सिखाता हूँ, पहले जरा देखिए एक फॉर्मूला नंबर 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये क्या होता है जरा जानिए। जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करी उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक, आपके पास पहले स्टॉक कितना पड़ा था वो, प्लस नेट परचेजेस, आपने परचेजेस कितने कर ली वो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। मैंने जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चर करी, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक मान लो था कितने का? 5 लाख का था। मेरे पास नेट परचेज मान लो थी 15 लाख रुपए की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे मान लो 10 लाख रुपए के। तो बताइए मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितने की हुई? एवरीबडी इज ओके विद दिस? इस पर कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे लॉजिकली निकालते हैं वो समझा रहा हूँ आपको। इसको तो, इस पे तो कोई बहुत कुछ भी पड़ रहा दिमाग में। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मालूम है क्या होते हैं? परचेजेस मालूम है क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है आपको? एवरीबॉडी इज अवेयर। अब जरा सोचिए, मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस थी वो 30 लाख आई। मैंने मैंने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करी। कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी मैंने? 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी आ गई? 30 लाख रुपए कॉस्ट लगी। 30 लाख में 1 लाख यूनिट बनी है। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई बताओ? 30 रुपीज आई। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 30 रुपीज आ गए। अब जरा सुनना, 50,000 यूनिट्स वर सोल्ड, या मैं बोलूं क्या, 80,000 यूनिट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 40 लाख। आपने क्या करती है, 80,000 यूनिट्स बेच दी, कितने में? 40 लाख में। ठीक है। अब मुझे बताइए, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 40 लाख माइनस 30 लाख इज इक्वल टू कितना? 10 लाख। कितना आसान है ये? आसान है ना? इजी। अरे देखो, 40 लाख मेरा सेल्स प्राइस हुआ, 30 लाख बनाने की कीमत थी, मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 10 लाख आ गया। है ना? आसान था करना है तो। बोलो तो, इजी और नॉट? मुश्किल थोड़ा ही है। भाई देखो, ये कॉस्ट थी बनाने की, और ये सेल्स प्राइस है। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट ही तो आता है ना? आकांक्षा बिल्कुल ठीक बोली। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है बताइए? क्यों गलत है? क्योंकि क्योंकि कॉस्ट तो 1 लाख की लिया आपने, और सेल्स प्राइस आपने 80 का लिया। लोचा कर दिया ना? तो आपको क्या कर, गलत करा भाई। 80,000 के सेल्स प्राइस से 1 लाख की कॉस्ट थोड़ी माइनस करेगा? हाँ, ये भी गलत सोच रहा था। अंडरस्टूड द पॉइंट? आप 80,000 की सेल्स प्राइस में 1 लाख रुपए की कॉस्ट थोड़ी माइनस करेंगे। अब कॉस्ट भी तो कितनी होनी चाहिए? 80 की होनी चाहिए। ठीक है, 80 की कॉस्ट होनी चाहिए। कैसे निकलेगी 80 की कॉस्ट? जरा अब हम निकाल रहे हैं क्या, कॉस्ट ऑफ 80,000 यूनिट्स। कैसे निकली? हाँ, पर यूनिट कैसे निकाला हमने? देखो ऐसे निकाला, 80,000 इंटू 30 करके निकाला, तो कितना निकला? 24 लाख। एक तरीका ये हो गया, एवरीबॉडीज ओके। दूसरा तरीका और दूसरा तरीका, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जितनी भी थी, उसमें से माइनस अनसोल्ड गुड्स, माइनस अनसोल्ड स्टॉक, ये कॉस्ट माइनस कर दूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी थी मेरी? 30 लाख थी। और जो अनसोल्ड गुड्स है वो कितनी है बताइए? अरे भाई, 20,000 यूनिट इंटू 30 कितना? 20,000 इंटू 30 कितना? तो कितना आ गया मेरे पास? 30 लाख माइनस 6 लाख, कितना आ गया? 4 लाख कितना आ गया मेरे पास? और 24 लाख आ गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब जरा देखिए मुझे, कॉस्ट ऑफ 80,000 यूनिट्स जो है, कॉस्ट ऑफ 80,000 यूनिट जो है, ये एक्चुअली में क्या है मेरी? ये मेरी कॉस्ट है उन गुड्स की जिन्हें मैं बेच रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, है ना? और माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ या ना बोलो? जो चीज अनसोल्ड है उसको क्लोजिंग स्टॉक ही तो बोलूंगा, नहीं बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक? ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करिए तो क्या बनता है आपका फॉर्मूला? देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या बन रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है। इसमें से माइनस कर दिया क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला निकला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ पता चला? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हम रटने वाले तरीके से कैसे पढ़ते हैं? गाइस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई अंडरस्टूड ना? यू अंडरस्टूड? रटने की जरूरत तो नहीं है।
इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। दिस इज नॉट सपोज टू बी रिकॉर्डेड, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब जरा देखिए, अब हम स्ट्रक्चर तरीके से थोड़ा समझते हैं चीजों को। लॉजिक के साथ चलेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू। चलिए देखें, तो दूसरा फॉर्मूला जो बना आपके पास, वो बना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि किसके बराबर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, है ना भाई, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, यही तो हुआ। या मैं बोलूं, और या मैं बोलूं क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा बोलूं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी बुक्स में जो फॉर्मूला दिखेगा ऐसा दिखेगा। यू अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ऐसा, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? नहीं, भारी लग रहा है कुछ? ठीक है, उधर से पता चला कुछ? हाँ। और इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, देखिए। ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने लिया 5 लाख, नेट परचेजेस लिए मैंने 15 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए मैंने 10 लाख, टोटल कितना हो गया हमारा, 30 लाख। और मान लो क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास कितने का, 2 लाख रुपए का। तो व्हाट इज माई आंसर, कितना, 28 लाख। ठीक है, चलो इसको मैं एक तरीके से और लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, नहीं, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। व्हाट इज नेट परचेज, 15 लाख की। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, 10 लाख का। बताइए मुझे, ओपनिंग स्टॉक कितने का, 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 2 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग से कितना ज्यादा, 3 लाख ज्यादा, प्लस 3 लाख। व्हाट इज माई आंसर, 28 लाख। तो क्या ये फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप नोट्स में देख रहे होंगे, इस तरह की चीजें दिख रही होंगी आपको नोट्स में, देखिए जरा एक बार, दिख रहा होगा आपको, कैन यू सी दैट, दिख रहा? डॉक्टर मलिक, च्युइंगम बाद में फेंक लेना भाई, पढ़ ले थोड़ा सा। अच्छा, उसको देख रहे, टक्के देखेगा वो, इसे दिखा रखा, देख ले। क्या कह रहा था, आई लव यू, फिर क्या? तो बेटा पढ़ लेना, ये जरूरी चीजें हैं, बूमरिंग होके निकलेंगे ऊपर से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज ओके, ये बात समझ में आई? तो जरा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से। और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका ये आ गया। मतलब क्या निकला एक तरीका, और तरीका निकला क्या, कि हमने बोला नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स योर आंसर। इसका लॉजिक समझ में आया? दूसरा चीज समझिए, एक और चीज अब मैं फिर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक 5 लाख का, नेट परचेजेस कितनी की है, 10 लाख, 15 लाख की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 लाख के, और ये मेरे पास है 7 लाख का। अब बताइए क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या लगा सकता हूँ? अब फॉर्मूला लगेगा क्या, नेट परचेजेस, ये वैल्यू कितनी आई बताइए, 20 30, कितना आएगी वैल्यू, 23 लाख। हाँ हाँ, बहुत समझदार है, बहुत समझदार। क्या, माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ऐसे भी आया। तो कितना है आंसर देखिए, नेट परचेज है 15 लाख की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 लाख के, और ये इससे कितना ज्यादा ज्यादा है, 2 लाख ज्यादा है। तो कितना हो गया, 25 - 2, 23 लाख, दैट इज योर आंसर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के कितने फॉर्मूले सीखे आपने अभी?
कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, या नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। ये फॉर्मूले देखे आपने। अब जरा अपने नोट्स को देखिए, क्या हमने इन फॉर्मूले को कवर किया। देखें जरा, अभी देखते हैं, एक बार देखेंगे जरा, ऑनलाइन वाले देखेंगे जरा। हियर इज द शीट विद यू। देखिए, पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का था, ठीक है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालते हैं वो बताया। फिर नोट से देखिए, नेट परचेज का मतलब क्या हुआ, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और टोटल परचेज क्या होती है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, इसलिए मैं अलग से नहीं लिखवा रहा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग स्टॉक, या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग स्टॉक। या फिर नेट सेल्स में से मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। और अगर मैं नेट सेल्स में ग्रॉस लॉस जोड़ दूं तो भी क्या निकलेगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। आशिमा, कहाँ ध्यान है, याद आ रही है किसी की? कोई बात नहीं। मतलब शी इज मिसिंग शुभांगी, वो आती नहीं ना क्लास में, इसलिए वो बेचारी परेशान है उससे। और शुभांगी पता नहीं कहाँ है, लेकिन सर मैं हूँ क्लास में। हाँ हाँ, वो तो हो तुम क्लास में, लेकिन तुम आती नहीं हो, वो अकेली पढ़ जाती है, उसको साथ कोई बात नहीं करता। शी फील आइसोलेटेड। अब देखो बेचारी कितनी उदास बैठी है। कैमरा सर दिखा देता तो। पेपर के बाद आ जाऊंगी परसों से। हाँ कोई बात नहीं। आइए देखिए, ग्रॉस लॉस वो कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। भाई अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा और सेल्स कम तो लॉस है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल सकती है, वो निकलती है कैसे, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल सकती है, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस करके, ऐसे निकलती है। वो भी अपने नोट्स को देखिए, वो फॉर्मूला भी हमने कवर किया। देख पा रहे हैं, देखिए नोट्स को जरा, दैट फॉर्मूला वी हैव कवर्ड राइट नाउ। ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, चलो यहां तक हमने किया। अब जरा एक बार दोबारा से हम आगे चलते हैं उसी स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर पहले बनाया था। क्या था वो स्ट्रक्चर, नेट सेल्स ऐसे माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे, तो क्या निकल आया था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया था, गॉट इट। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या निकल आया हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे निकल आया। और क्या निकल आया, नेट प्रॉफिट निकल आया। ठीक है, ऐसे निकल आया फॉर्म। ये हम दोबारा से इसी स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, नोट्स में देर का था इसलिए उसको लिखने की जरूरत अभी नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे वाले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एवरीबडी इज ओके विद दिस। फिर बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग के अंदर पता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब थे, वो बाइफर्केशन में नहीं जा रहा। इसी तरह से इनकम दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट और कौन सी, इनडायरेक्ट। बेटा डायरेक्ट इनकम को हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम को क्या बोलते, और इनडायरेक्ट इनकम को नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट इनकम सिर्फ क्या होती है, नेट सेल्स होती है। बाकी जितनी भी होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, नॉन ऑपरेटिंग, या उसको एक और नाम बोलते हैं, उसको अदर इनकम बोलते हैं। ठीक है जी। जब हमने नेट सेल्स लिखा तो हमारा ये पार्ट कवर हुआ, एवरी विजिट ओके। फिर हमने डायरेक्ट लिया तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लग गया वो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर हमने यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंस उठाए, माइनस कर दिया,
तो क्या निकला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया। फिर हमने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे और अदर इनकम जोड़ दी, तो क्या निकल आया, नेट प्रॉफिट निकल आया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है, तो चलो देखें आप नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है वो बताइए। देखो वहां देख के बताइए कैसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दो तरह से निकल सकता है। पहला तरीका, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, क्या पहला फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है यहां तक। अच्छा, अगर मैं सीधा सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहूं तो क्या करूंगा। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे भी हो सकता है। चलिए ये बात ना ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोई मुझे बताएगा। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे। हाँ बोलो अबीरा बोलो। अरे वहां देखो, चार्ट दे रखा है, होते होंगे। नेट प्रॉफिट माइनस ये प्लस ये, यू रीच हियर, यू हैव टू मूव रिवर्स। कितना आसान। अरे भाई, नेट प्रॉफिट गिवन है आपको और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना तो क्या करना पड़ेगा। जब आप ऊपर से नीचे आए थे तो ये माइनस करा ये प्लस करा। भाई जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस करेंगे, लेकिन लोग रटते हैं इसे। तो देखो जरा, तो क्या होगा तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं। ठीक है, रटते हैं गड़बड़ हो जाती है, लॉजिकली समझेंगे याद रहेगा। चलिए जरा देखिए नोट्स में हमने ये चीज कवर करी है नहीं करी, अब क्या डाउट है बेटा बताओ। दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलती है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप देख रहे हैं फॉर्मूले को। उसके नीचे ब्लू में लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी समझा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, व्हेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑल्सो। अच्छा ठीक है, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम अदर इनकम भी बोलते हैं, वो भी आपके साथ क्लैरिटी आई। यहाँ तक ठीक है मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है शीट में अभी तक। जो भी फॉर्मूले बताए वो सब अंडरस्टैंडेबल थे, या मैं बहुत तेज चला, है ना। हाँ, बंद कर दो खड़े ये तो सीनियर्स को बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए ऐसा हुआ। बट ऐसा होता है ना, जब क्लास में कंसेप्ट की बम्बार्डिंग हो रही होती है ना, और जब ऊपर से निकल रहा होता है तो शांति छाती क्लास में, है ना? तो कभी जब तुम जाओगे ना यहाँ पर, तो कल जब सफाई वाले आएंगे तब मुझसे बोलेंगे सर जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ाया था आपने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पढ़ाया था, क्योंकि दिमाग से छलकता हुआ जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो कृति कितना सुखी जीवन, नींद के झोंके आ रहे। उन्हीं का, इधर देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो जरा अब यहाँ चलें। अब अगर मुझे ये निकालना है तो क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला ध्यान से समझना, यहां से शुरू करता हूं। नेट सेल से सीधे इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा नेट सेल से नीचे आना है। तो मैं बोलूंगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कितना आसान था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 3, अगर मुझे सीधा नेट प्रॉफिट निकालना है किससे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाला, तो क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे निकलना, निकल गया, कितना आसान था करना। दैट टेबल विल हेल्प यू थ्राइस इन क्लास 12, वंस इन क्लास 11। सिंपल सी टेबल है ये वाली। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है 12th क्लास के, उसमें काम आती है ये। और मैं इसीलिए अभी से आपको बेस तैयार करके भेज रहा हूँ आपको 11 से। सीनियर्स बैठे हैं, पूछ लो कितनी बार इस्तेमाल करी है। कम से कम 3 बार हमने 12th में इस्तेमाल करी है, पार्टनरशिप में करी है, कंपनी में करी है, और एनालिसिस में करी है। 3 जगह पे इस्तेमाल करा उसी टेबल को। ठीक है, लेकिन लोग बचपन में जो पढ़ाते हैं वो ओम नमाय और सफा चट्टा है, साफ हो जाता है ना। ठीक है, अबे जीजीएस को मत याद करो। देखिए, अब जरा अपने नोट्स की तरफ जाइए, क्या दिख रहा है आपको। अरे इसी पेज का लास्ट पेज। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से दोबारा कैसे निकला, नेट प्रॉफिट सीधा नेट सेल से कैसे निकला, और नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैसे निकला। सारे फॉर्मूले समझ में आए आपको, है ना। कंसाइज करके लिखे थे, मैंने डिराइव करके दिखाया आपको। ठीक है। अरे भैया, नहीं डिराइव करने होते, तुम्हें समझना होता है, तुम्हें अपनी हार्ड ड्राइव में याद रखना होता है, यार डिराइव नहीं करना होता। यू हैव टू कीप दैट स्टोर। हाँ, अरे जब समझ में आ गया तो रटने वाली बात ही क्या है। हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय संजना, वो कहते हैं ना, आ, भैंस के आगे बीन बजाना। समझ पा रहे हो ना, मतलब समझे होंगे आज तुम, सब समझे होंगे ना, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। चलो, स्टोरेज में डालो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्टोरेज गैलरी भरेगी। आइए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ध्यान से देखिए, सुनो से, इधर देखिए, एक थोड़ा लॉजिक सीख लीजिए। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, याद है, तो 20% कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, 20/100। ये छोड़िए, ऑन कॉस्ट है तो कितना होगा ये, ऑन सेल्स कितना होगा, 20/100 प्लस 20 होगा। कॉस्ट से सेल्स में जाएंगे तो ऐसे इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका। और इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, दैट इज 1/5 ऑन कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 1 बराबर है 1/6 ऑन सेल्स। ऐसा भी कर सकते हैं। अरे भाई, 20% का मतलब 1/5 होता है ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, तो क्या होगा, 20/100 - 20 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, ऐसे। और इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, दैट इज 1/5 ऑन सेल्स, तो क्या हो जाएगा, 1 - 5/1, 1/4 ऑन कॉस्ट। ये शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका लग सकता है आपका आराम से क्वेश्चन करते समय, और शॉर्टकट तरीका लगा के देखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, शॉर्टकट भी लगा के दिखाऊंगा और एक्स वाले तरीके से भी करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। ये यहाँ पर इधर शॉर्टकट लगाऊंगा या बड़े तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है नेट सेल्स कितने की दे रखी है, नेट सेल्स इज व्हाट, 1 लाख की दे रखी है। और प्रॉफिट कितना बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है, ऑन कॉस्ट। चलो, क्या क्या लेट कॉस्ट बराबर कितनी है, एक्स। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, एक्स का 25/100, यानी कि x/4 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट है x/4, सेल्स कितनी है आपके पास, 1 लाख, और कॉस्ट कितनी है, एक्स। क्या हो गया, एक्स प्लस x/4 इज इक्वल टू 1 लाख। और क्या हो गया,
5/4, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 लाख, और एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 लाख इंटू 4/5, 5 2 कितना हो गया बताइए, क्या वैल्यू आई बताइए, 80,000 निकल आया। तो बताइए, कॉस्ट है 80,000, तो जीपी कितना निकलेगा, 80,000 का कितना परसेंट, कितना परसेंट बोले, 25/100, 20,000 निकल आया। ये एक्स के तरीके से। जब क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ऐसे करना, और जब क्वेश्चन 1 मार्क का है तो कैसे करना, आइए देखते हैं। देखिए, जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 में 100 + 20, 25% ऑन सेल्स है ना, हाँ, 25% ऑन सेल्स है। अच्छा चलो, ऑन कॉस्ट है, तो ऑन सेल्स कितना होगा, 25 में 100 + 25 बराबर है कितना, 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स कितनी है, 1 लाख। व्हाट इज योर आंसर, 20,000। इजी, कितना इजी है, 1 मार्कर में से करना। गॉट द शॉर्टकट और नहीं, थोड़ा समझ में आया, आया नहीं आया तो बताइए, रोशनी पता चला, हाँ, छुपा के मत करो बस, हाँ, रुक जाइए। क्वेश्चन 13 समझ में आया आपको, कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट सेल्स पर है तो निकाल सकते हैं, सेल्स दे रखी है प्रॉफिट कॉस्ट पे तो निकाल सकते हैं। अब रुकिए, अब अगला वाला मत करिए, पहले पहले एक चीज और करिए, अगला वाला मत करिए पहले। अपने पहुंचिए पेज नंबर 18.49, 18.49, पेज नंबर 18.49 निकालिए, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। ये टेबल फिल इन द ब्लैंक्स वाली ये भरनी है आपने। अगर आप एक्स के तरीके से करेंगे डूब जाएंगे, शॉर्टकट से करेंगे देखो चुटकियों में हो जाएगी सॉल्व। अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे, विद इन 2 3 मिनट में आप पूरे टेबल सॉल्व कर लेंगे इसकी। कौन सा पेज नंबर बोला मैंने, ये नहीं समझ में आया क्या करा, 18 पॉइंट क्या बोले, 49, 18.49, उस पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए फटाफट। कटेगा ये, कब कटेगा, क्वेश्चन नंबर 2 18.49 पेज पर है। नंबर 1, सबसे बोला क्या दे रखी है आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है कितने की, 1,50,000 की। जीपी कितना है, 20% ऑन सेल्स है, तो बताइए ऑन कॉस्ट कितना होगा ये, ऑन कॉस्ट कितना होगा बताइए, 20/100 - 20, यानी कि 1/4, 1/4 इंटू कितना, 1,50,000, कितनी वैल्यू आगे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, 37,500। यू गॉट फर्स्ट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ऐसी टेबल में आपको शॉर्टकट लगाना है, टेक्स्ट के तरीके से करोगे तो डूब जाओगे। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नहीं दे रखी है, ठीक है जी। जीपी जो है वो कितना है, 20% ऑन कॉस्ट है, ठीक है, और सेल्स दे रखी है आपके पास कितने की, 5 लाख, तो 20% ऑन कॉस्ट है, सॉरी 25% ऑन कॉस्ट है, तो ऑन सेल्स कितना बनेगा, ऑन सेल्स 25/100 + 25, यानी कि 1/5 बनेगा, यानी कि 1/5 इंटू 5 लाख, कितना आ गया, 1 लाख आ गया। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं क्या निकल आया आपके पास, जीपी निकल आया 1 लाख। और आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होती है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितने की थी, 5 लाख की, और जीपी कितने का था, 1 लाख का, तो 4 लाख निकल आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे मालिक बताइए, हाँ, तो सोल्यूशन देख के आता ही है बेटा सब कुछ। नंबर 3, कॉस्ट कितने की दे रखी है, 225 की, और क्या बोला हुआ है, जीपी कितना है, 20% ऑन कॉस्ट है, तो 225 का 20%, आसान है तो।
49,000 हो गया शायद। नहीं, 5 चौक 20, 45,000 आराम से हो गया। नंबर 4 देख लीजिए। कॉस्ट हमें नहीं मालूम है, और हमें क्या बोला गया है, जीपी क्या बोला गया है, 30% ऑन सेल्स होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कुछ ना दे रखा तो ऑन सेल्स होता है। और हमारे पास क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है, सेल्स। सेल्स कितना दे रखा है, 2,50,000। तो मुझे बताइए जीपी कितना हो जाएगा, 250 का कितना परसेंट, 30%, 30/100, 75,000। 75,000 इज ओके। क्या निकल आया, जीपी निकल आया 75,000। अब जरा देखिए, आप सब जानते हैं हमें निकालने के लिए क्या बोला, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है किसके बराबर होती है, वो होती है नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स कितने की थी आपके पास, 250 की। जीपी कितने का था, 75,000। व्हाट इज योर वैल्यू, 1,75,000। दैट्स योर आंसर। कितना आराम से हो रहा है। नंबर 5, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन है, नहीं पता आपको, ठीक है। आपके पास जीपी कितना है, 20% ऑन सेल्स है, और आपके पास सेल्स कितने की है, 1 लाख की है। तो जीपी कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 20/100, 20,000 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉस्ट किसके बराबर होती है, नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स कितने की है, 1,20,000, कॉस्ट 80,000। कितना आसान क्वेश्चन था। कहाँ गड़बड़ हो रही थी, किसी से बताइए, कहाँ अटके थे, सारे हो गए थे। अबीरा, और अगर एक्स के तरीके से करोगे तो फिर लगी रहेगी गाड़ी, कितना लंबा चल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो दोबारा आ जाइए आप। ना ना, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, पेज नंबर 18.56। जल्दी से, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। हाँ, तो करी 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने आपसे, 19। पेज नंबर कितना बोला, 18.56। ये देखिए, सुनो, आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेट सेल्स कितना बोला हुआ है, 1 लाख, ठीक है। और जीपी क्या बोला हुआ है, ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/3 ऑन कॉस्ट। 33.33 का मतलब बताया था, 1/3 होता है। तो ऑन सेल्स कितना हो जाएगा, 1/3 + 1 बराबर है 1/4 ऑन सेल्स। तो कितना, 1/4 ऑन 1 लाख, कितना हो जाएगा, 25,000। जीपी निकल आया। और आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आप कॉस्ट। आप जानते हैं कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स कितना है, 1 लाख, जीपी कितना, 25,000। योर आंसर इज 75,000। तो सिंपल यार, कितना आसान था। 33.33 के चक्कर में पड़ जाओगे तो लुढ़क जाओगे। 33.33 का मतलब था 1/3। कैसे होता जा रहा है देखिए, 33, देखिए समझना, इधर देखिए, ये क्यों होता है ऐसा। 20% का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 100। 30% का मतलब क्या होता है, 30 डिवाइडेड बाय 100। 33, 1/3% का मतलब होगा 33, 1/3 डिवाइडेड बाय 100। 33 का मतलब क्या होता है, 100/3 डिवाइडेड बाय 100। और 100/3 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1/3, ऐसे होता है। तो 33.33% का मतलब 1/3 होता है। इसलिए क्वेश्चन परेशानी कर रहा था। तब आपको कितने करने हैं, 13 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन करने हैं। और अगली क्लास में फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस, इसको कराने के बाद फिर मैं सिंगल एंट्री पाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा वो। अच्छा ठीक है, वही रख देना सीट पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अब काम करके लाएंगे अगली क्लास में।